जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 4 का 2026 का जो है वॉल्यूम 2 ये जो रुक्मिणी पब्लिकेशन है दोस्तों, इसके लिए हम सेट प्रैक्टिस लेके आए हैं और टोटल 150 नंबर में 150 नंबर टोटल को जो है हम सोल्व किए हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें 75 क्वेश्चन जीके है और 75 क्वेश्चन दोस्तों मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो पूरा हम सोल्व किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों, इसमें हम दोनों सोल्व किए हैं, आप देखिएगा बढ़िया से। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का भी जो प्रैक्टिस सेट हम जारी रखें, ठीक है, तो थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर सहयोग नहीं दे पाइएगा तो केवल हम जीके का सेट प्रैक्टिस ही करवाएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम मैथ और रीजनिंग को भी जारी रखेंगे। तो आप इसको एक बार देखिएगा बढ़िया से। ठीक है, टोटल इसमें 20 सेट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल तो आप जानते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन का लेवल में कोई कमी नहीं रहता है। इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इससे पहले भी दोस्तों हम कौटिल्य जीएस का हम से प्रैक्टिस करवा चुके हैं, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो है लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 1 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर होगा एम.जी. रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1870 में हुआ था एम.जी. रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। कुछ अन्य समाज के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयाराम सरस्वती के द्वारा हुआ था। दयाराम सरस्वती के द्वारा। ठीक है, सत्य शोधक समाज की बात करते हैं दोस्तों। सत्य शोधक समाज की बात करते हैं, तो इसका स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा हुआ था। ज्योतिबा फूले के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ब्रिटेन में हुआ था। हम लोग ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1839 में ब्रिटेन में हुआ था, विलियम एडम्स के द्वारा। ठीक है, विलियम एडम्स के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की तरह ही और भी सोसाइटी है दोस्तों, जैसे में इंडियन सोसाइटी, या फिर कह सकते हैं इंडिया सोसाइटी। थोड़ा लिखने में अगर मिसप्रिंट हो रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है 1872 में हुआ था, आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। इसी के तरह है दोस्तों इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना जो है 1876 में एस.एन. बनर्जी के द्वारा हुआ था। एस.एन. बनर्जी के द्वारा। ठीक है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में एस.एन. बनर्जी के द्वारा हुआ था। बताइएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रगोप्तर समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राष्ट्रगोप्तर समाचार पत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका प्रकाशन 1850 में हुआ था। ठीक है, यह मूलतः जो है गुजराती और अंग्रेजी भाषा में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा एक और समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था दोस्तों, जिसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा जो है कुछ समाचार पत्र है, जिसका नाम है दोस्तों संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, तूफात उल मुहब्बीन। ये सभी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही कुछ समाज की स्थापना भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, जैसे ब्रह्मा समाज की स्थापना। अच्छा, द्वारिकानाथ टैगोर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा जो है बंगदूत पत्रिका का जो है संपादन हुआ था। बंगदूत जो पत्रिका है दोस्तों, इसका संपादन द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। अगर हम बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा कुछ उपन्यास है, जैसे में आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ, देवी चौधुरानी। ठीक है, कपाल कुंडला, बंग दर्शन, ये सभी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है किताब या फिर उपन्यास लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर।
इंडियन अनरेस्ट निम्न में से किसकी रचना है? इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की रचना है, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल की। अगर हम फ्रैंक मोएस की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी। इसका रचयिता कौन है दोस्तों? फ्रैंक मोएस है। अच्छा, इसी किताब के नाम की तरह एक किताब और है दोस्तों, थोड़ा सा का अंतर है, जवाहरलाल नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। यहाँ पर पॉलिटिकल नहीं लगा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी का लेखक है माइकल ब्रेचर, ठीक है, माइकल ब्रेचर। तो थोड़ा सा टेढ़ा है दोस्तों, याद रखिएगा, एक बार और बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी का लेखक है माइकल ब्रेचर, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी का लेखक है फ्रैंक मोएस, ठीक है। अगर कैथरीन मेयो की बात करते हैं दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया है मदर इंडिया, ठीक है, मदर इंडिया का लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। देवबंद आंदोलन के लिए विद्वान ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, बताइएगा किसने निभाया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवबंद आंदोलन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देवबंद आंदोलन जो है 1866 में जो है इसका स्थापना हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर कुछ बोले दोस्तों, तो इन्होंने जो है कांग्रेस के दिल्ली का विशेष अधिवेशन दोस्तों, दिल्ली का विशेष अधिवेशन जो कि 1923 में हुआ था, इसका अध्यक्षता किया था। इन्होंने जो है रामगढ़ अधिवेशन 1940 का भी अध्यक्षता किया था, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्र मतलब शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। क्वेश्चन नंबर बढ़े 6 की ओर। परमहंस मंडली के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो परमहंस मंडली के संबंध में सत्य कौन सा है? तो इसका स्थापना जो है 1849 में हुआ था, बंबई में इसका स्थापना हुआ था। दादोबा पांडुरंग जो इसका संस्थापक थे। तो 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। 7 में कह रहा है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सिक्किम घिरा हुआ है, ठीक है, सिक्किम घिरा हुआ है। ये 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन है दोस्तों? तो इन 3 का नाम दिया हुआ है, पहला तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल, भूटान और चीन, ठीक है। ये 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? सिक्किम। अच्छा, सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1975 में हुआ था, यानी भारतीय संघ में जो है 1975 में शामिल हो गया था। सिक्किम के जनजाति की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लेप्चा, भूटिया और नेपाली, ये सभी जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है। अगर यहाँ त्योहार की बात करते हैं दोस्तों, तो त्योहार हो जाएगा लोसार, ठीक है, लोसार, सागा दावा, ठीक है, सागा दावा और सकेबा, ठीक है, सकेबा, ये सभी त्योहार कहाँ का है? सिक्किम में मिलता है। बताइएगा दोस्तों, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10.42 करोड़, जो कि लगभग जो है 8.6% के बराबर है, ठीक है। अगर परसेंट में पूछे दोस्तों, तो 8.6% के बराबर है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। अगर यही अनुसूचित जाति रहे दोस्तों, अनुसूचित जाति के बारे में बोले दोस्तों, तो यह जो है भारत में लगभग 20.14 करोड़ है, ठीक है, 20.14 CR हो जाएगा, जो कि लगभग जो है 16.6% के बराबर है। यानी अनुसूचित जनजाति जो है अनुसूचित जाति की आधा है। आप यहाँ देख रहे हैं 20.14 करोड़, यहाँ पर कितना है दोस्तों? 10.42 करोड़, यानी लगभग क्या है? आधा है, ठीक है, परसेंटेज में भी आधा है। अगर अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक जनसंख्या में हम बोल रहे हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर सबसे अधिक प्रतिशत में बात करें, सबसे अधिक प्रतिशत में, तो पंजाब में जो है सबसे अधिक परसेंटेज में है। तो परसेंटेज में पूछे तो पंजाब, और सबसे अधिक अगर पूछे दोस्तों ऐसे, तो कहां हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 9 की ओर। 9 में कह रहा है कि 1991 के सुधारों के बाद से भारत को समावेशी समृद्धि प्राप्त करने में किस संरचनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्षेत्रीय विकास में असमानताएं और ग्रामीण शहरी विभाजन, क्षेत्रीय विकास में असमानताएं और ग्रामीण शहरी विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10।
संविधान के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद गठित करने या समाप्त करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत के संसद के पास है। ठीक है, भारत के संसद के पास है। अच्छा, संसद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वर्णन या फिर इसका गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। हम लोग विधान परिषद की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, विधान परिषद की बात कर रहे हैं। तो विधान परिषद का गठन या फिर संरचना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। ठीक है, विधान परिषद को गठन करना या फिर सृजन करना ये जो है संसद के साधारण बहुमत के तहत होता है। याद रखिएगा, साधारण बहुमत के तहत होता है, साधारण बहुमत के तहत होता है। ठीक है, वर्तमान में टोटल जो है 6 राज्य में विधान परिषद है। ये 6 राज्य कौन से है दोस्तों? तो पहला तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना के बाद हो जाएगा दोस्तों बिहार। ये टोटल 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद गठन किया गया है। ये 6 राज्य का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या जो है विधानसभा का 1/3 होता है। ठीक है, विधानसभा का 1/3 और कम से कम जो है यानी 40 से कम नहीं हो सकता। ये भी ध्यान रखना है कि 40 से कम नहीं, और विधानसभा का 1/3 हो सकता है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। 11 आ गया दोस्तों मैथ। हम मैथ के लिए दोस्तों जब लास्ट होगा ना तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम जीके में आते हैं सेक्शन में दोस्तों, तो केवल हम जीके चल रहे हैं, हम मैथ का भी वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग केवल अभी जीके की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा जो है इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है टॉर्च में होता है। ठीक है, टॉर्च में इसका प्रयोग होता है, सर्च लाइट में होता है, दांत चिकित्सक जो होता है दोस्तों वो सभी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? पेरिस्कोप में। ठीक है, पेरिस्कोप में। और कहाँ होता है दोस्तों? तो पेरिस्कोप के बाद कैलिडोस्कोप में। ठीक है, लिखते हैं दोस्तों कैलिडोस्कोप में जो इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यावर्ती धारा एसी का आविष्कार उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? तो निकोला टेस्ला को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम थॉमस एडिसन की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है बल्ब और फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। अगर हम माइकल फराडे की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगर हम न्यूटन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के गति नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 18 की ओर। ठीक है, 18 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है सोनार में पराश्रय तरंग उत्पन्न होता है, सही है। रडार में रेडियो तरंग उत्पन्न होता है, और एमआरआई में जो है चुंबकीय अनुनाद उत्पन्न होता है। तीनों के तीनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 19 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। कहता है ध्वनि तरंगे ध्रुवन प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ध्वनि क्या है दोस्तों? एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि ध्रुवन को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, देख तो सही हो गया। प्रकाश तरंगे विवर्तन को प्रदर्शित नहीं करता, एक गलत है दोस्तों। प्रकाश तरंगे जो है विवर्तन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्रकाश क्या है दोस्तों? एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यानी केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 20 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। क्या कहता है दोस्तों? कहता है सही कोट को चुनना है। ठीक है, तो कहता है घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जो घर्षण होता है दोस्तों गति के दिशा के विपरीत में कार्य करता है। ठीक है, अस्नेहक का उपयोग घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं, गलत है। बढ़ाने के लिए नहीं दोस्तों, अस्नेहक को घटाने के लिए करते हैं। ठीक है, अस्नेहक को घटाने के लिए करते हैं। बॉल बेरिंग सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है, ये भी सही है। यानी 1 और 3 जो सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 21। देखिए रीजनिंग आ गया दोस्तों। हम बोले हैं दोस्तों एक अलग वीडियो आएगा लास्ट में, इसके बाद आएगा। जिनको देखने का इच्छा रहेगा देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं केवल अभी जीके की ओर।
मेरे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो मेहनत के लिए थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 31 की ओर, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान की या 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। संघ सूची की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें वर्तमान में जो है 100 विषय है, ठीक है। अगर राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें वर्तमान में जो है 61 विषय शामिल है और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अच्छा 5वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगर हम 6ठी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 32 की ओर, ठीक है। खाली स्थान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित महत्वपूर्ण नाभिकीय शक्ति परियोजना में से एक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तारापुर, ठीक है। तारापुर कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। यह जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर, ठीक है। इसका स्थापना जो है यानी तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुआ था, ठीक है, अमेरिका के सहयोग से। अगर हम रावत भाटा की बात करते हैं दोस्तों तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। यह जो है कनाडा के सहयोग से स्थापना हुआ था, कनाडा के सहयोग से। अगर हम काकरा पार की बात करते हैं दोस्तों तो यह परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है, सूरत के पास। अगर हम कैगा की बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो स्थापना कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, कर्नाटक में स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 33 की ओर। 1905 में बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया, तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों उस समय जो है मतलब कार्यकाल जो था लॉर्ड हार्डिंग का था, लॉर्ड हार्डिंग का जो है कार्यकाल था। बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं दोस्तों तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई पूछता है दोस्तों क्वेश्चन में, 19 जुलाई 1905 को हुआ था तथा बंगाल विभाजन प्रभावी जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में जो है 16 अक्टूबर 1905 को ही मनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और 1911 में जो है बंगाल विभाजन क्या हो गया था, रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं दोस्तों। झूलन यात्रा हिंदू देवी देवता राधा और कृष्ण को समर्पित एक उत्सव है, तो राधा और कृष्ण को समर्पित एक मानसून उत्सव है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हिमालय में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा बारालाचा दर्रा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कुछ दर्रा के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में आते हैं बुर्जिल दर्रा, ठीक है, बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगर बर्निहाल दर्रा की बात करते हैं दोस्तों, बर्निहाल, ठीक है, बर्निहाल दर्रा की बात करते हैं दोस्तों तो जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। अगर हम तुजू दर्रा की बात करते हैं दोस्तों, तुजू दर्रा तो ये कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है, जो कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अगर हम सिपकिला दर्रा की बात करते हैं दोस्तों, सिपकिला दर्रा तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये सभी दर्रा का नाम याद रखिएगा, बहुत ही फायदा करेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जिला न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के स्वतंत्रता को संविधान के मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया, ये सही हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जिला न्यायाधीश की वर्णन करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। संविधान जिला न्यायाधीशों को एक न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 37 की ओर। निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, ठीक है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अच्छा अनुच्छेद 14 की बात करते हैं दोस्तों, तो विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष, कानून
के समक्ष समता का वर्णन किया गया है। ठीक है, समता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बोलने की आजादी दिया गया है, बोलने की आजादी या फिर प्रेस की आजादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 तो हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा 22 जब हो गया तो हम लोग अनुच्छेद 23 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 23 में दोस्तों बलात् श्रम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बलात् श्रम का उल्लेख किया गया। बलात् श्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कोई भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती कारखाना में या फिर किसी भी जगह काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों, इसमें जो है बाल श्रम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बाल श्रम मतलब 14 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चा रहेगा दोस्तों तो उसको हम काम नहीं करा सकते हैं, वह अधिकार मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 38 की ओर। ठीक है, पश्चिमी घाट पर आर्द्र वायु के अवरोधित होने तथा उससे ऊपर उठने के लिए बाध्य होने के कारण पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वर्षा होती है। राइट आंसर होगा पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण क्या था। तो कृषि के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, बार बार सूखा और अकाल पड़ना। बार बार सूखा और अकाल पड़ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एएन पालकीवाला एक नाम है दोस्तों, एएन पालकीवाला। एएन पालकीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा का उल्लेख जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 41 की ओर। अब आ गया दोस्तों, फिर मैथ आ गया दोस्तों। अब ये बताएं कि मैथ के लिए जो है हम अलग से क्लास चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब खत्म होगा तब। क्वेश्चन नंबर 46। यदि पृथ्वी का व्यास दूना हो जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो किसी वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा भार का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, भार यानी W बराबर होता है G/m अब बटा में r²। ठीक है, जब व्यास दुगना करेंगे दोस्तों तो सिंपल सा बात है, त्रिज्या भी दुगना होगा। तब त्रिज्या को दुगना कर देंगे दोस्तों तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2r का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 4r²। इसको पूरा हल करते हैं दोस्तों तो G/m अब बटा में 4r²। ठीक है, यहाँ से 1/4 हटा देंगे दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू G/m अब बटा में r², यानी कितना गुना हो गया, 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 47 की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पृष्ठ तनाव के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। कहता यह अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। सही है। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। सही है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। ये भी सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 48 की ओर। एक स्प्रिंग तुला पर एक बीकर में पानी रखा है। तो कहता यदि हम अपनी उंगली पानी में डुबोए तो तुला को पाठ्यांक क्या होगा। तो तुला का पाठ्यांक जो है बढ़ जाएगा, तुला का पाठ्यांक बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर के अंगों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। तो सुरक्षात्मक आवरण बनाता है दोस्तों उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपकला ऊतक। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। निम्नलिखित ईंधनों को उसके ऊष्मीयमान के बढ़ते क्रम में लगाएं। लकड़ी, कोयला, एलपीजी, हाइड्रोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लकड़ी से ज्यादा कोयला में, कोयला से अधिक एलपीजी, एलपीजी से अधिक हाइड्रोजन। ठीक है, ऊष्मीयमान को बढ़ते क्रम में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, आ गया दोस्तों रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसके तहत जो है गरीब परिवार महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराना था।
ठीक है। एक इसी में आया दोस्तों उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है, उज्ज्वला योजना 2.0। तो इसका शुरुआत जो है अगस्त 2021 में हुआ था, ठीक है, अगस्त 2021 में। तो ध्यान रखिएगा, केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेगा तो 1 मई 2016 को होगा। अगर उज्ज्वला योजना 2.0 की बात करेगा दोस्तों, इसका शुरुआत अगस्त 2021 में हुआ था, ठीक है। इसी तरह कुछ योजना के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को हुआ था, 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो इसका शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 62 की ओर। किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है? किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो कुल गैर ऋण व्यय और कुल गैर ऋण आय का अंतर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63। भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 तक था। इसका अगर थीम की बात करते हैं दोस्तों, तो थीम हो जाएगा तीव्र, अधिक समावेशी, ठीक है, और सतत विकास, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका थीम है, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है नीति आयोग की स्थापना हुआ था, नीति आयोग की स्थापना जो कि 2015 में हुआ था, ठीक है, 2015 में। एक है दोस्तों अनवरत योजना, ठीक है, अनवरत योजना। इसका शुरुआत जो है, इसका मतलब इसका कार्यकाल 1978 से लेकर के 1980 तक है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 64 की ओर। कथा निम्न में से कौन सा कथन भारत के लिए सही है? भारत के लिए सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है, ये सही है। कहता है आज भी देश के निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 65 की ओर। पर्यावरण रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सक्रिय कार्यकर्ता किशन मेहता का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से कौन सा राज्य था? तो किशन मेहता के कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषित था? तो कविराज की उपाधि से समुद्रगुप्त को विभूषित किया गया था। प्रयाग प्रशासनी में हरिसेन ने समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दिया था। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों ये कविराज की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा हरिसेन ने दिया था, ठीक है, हरिसेन ने समुद्रगुप्त को दिया था। अच्छा समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, तो यह जो है अपने गद्दी पर जो है 335 इसमें बैठा था। इन्होंने जो है आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। समुद्रगुप्त जो है विष्णु के उपासक थे, ठीक है। इनके दरबारी कवि का नाम है दोस्तों हरिसेन। इनके दरबारी कवि का नाम क्या है? हरिसेन है। इनके सिक्के पर बिना वादन करते हुए दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 67 की ओर, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक ठोक दे, ठीक है, एक लाइक ठोक देना है। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थी। ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थी, ठीक है, 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितना है? 22 भाषा, यानी 8 भाषा को जोड़ा गया है। 8 भाषा को जोड़ा गया है। ये 8 भाषा कौन कौन है दोस्तों देखिएगा, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1967, सॉरी दोस्तों 21वां होगा दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, ठीक है, सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत जो है कोंकणी, मणिपुरी और किसको? नेपाली को जोड़ा गया है, ठीक है, नेपाली को। 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत जो है मैथिली भाषा को, संथाली, डोगरी
ठीक है, और बोडो, ये सभी भाषा को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाषा को जोड़ा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची में क्या है आप जानते हैं, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा का उल्लेख किया गया है, शक्ति का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। अगर 9वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार या फिर भूमि अधिग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दल बदल का प्रावधान किया गया है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किया गया है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 68 की ओर। किस देश की करेंसी के लिए कोई चिन्ह है दोस्तों, देख रहे हैं बाई चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ये चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, तो ये जो है जापान और चीन की करेंसी है। ठीक है, जापान और चीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, और चीन की मुद्रा क्या है, रैन मिनबी। ठीक है, रैन मिनबी, ये चीन का मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 की ओर। भागलपुर जिला किसके उत्पाद में अग्रणी है, भागलपुर जिला रेशम उत्पाद में अग्रणी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 70 की ओर। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सा है, भारत के सबसे बड़ा रबड़ बांध जो है गयाजी बांध है। गया, ये जो गयाजी बांध जो दोस्तों गया जिले में स्थित है, अभी तो इसका नाम गयाजी हो गया है, तो गयाजी बांध जो है गयाजी जिले में स्थित है। अगर इसका लंबाई की बात करते हैं, इस डैम की लंबाई तो 441 मीटर जो है लंबा है। ठीक है, यह फाल्गु नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा किस नदी पर है, तो फाल्गु नदी पर बनाया गया है। अच्छा, फाल्गु नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है मोहना, ठीक है, मोहना और लीलाजन, मोहना और लीलाजन नदी के संगम से हुआ है। फाल्गु नदी का निर्माण मोहना और लीलाजन नदी के संगम से हुआ है। ठीक है, फाल्गु नदी को ही दूसरा नाम जो है निरंजना नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 71 की ओर। आ गया दोस्तों मैथ रीजनिंग, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 76 की ओर। कांच को कठोर बनाने के लिए अनिलीकरण क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा कि धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया, इसी को ही अनिलीकरण कहते हैं। कांच को रंग देने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो धातु के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कांच को रंग देने के लिए धातु का ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जैसे में कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला कांच बनता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 77। कार्बन की यौगिक के विशाल संख्या होने का क्या कारण है, कार्बन की यौगिक के विशाल संख्या होने क्या कारण है, तो श्रृंखलन कार्बन का कार्बन से जुड़ने का गुण है, चतुर संयोजकता है, समावयवता है, तो ये तीनों गुण जो है विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 78 की ओर। सूचक के रंग परिवर्तन के संबंध में सही युग्म कौन सा होगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आम्ल में नीला लिटमस लाल होता है, ये सही है। क्षार में फिनाप्लेथिन का जो विलयन है गुलाबी होता है, ये भी सही है। हल्दी में जो है, ये जो क्षार में हल्दी लाल भूरा होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 79 की ओर। कथा निम्नलिखित तत्वों को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, ठीक है, और लोहा। इससे घटते हुए क्रियाशीलता में क्रम में कर रहा है दोस्तों, तो सोडियम, मैग्नीशियम और लोहा और ये जो गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 80 की ओर। कुछ कथन है और कुछ कारण दिया हो दोस्तों। कहता बर्फ का पानी में पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पानी में पिघलना एक भौतिक परिवर्तन, एक कथन दिया हुआ है। कारण कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संगठन में बदलाव होता है, जिसमें केवल अवस्था होती है। ये गलत है दोस्तों, बर्फ का पानी में पिघलना भौतिक परिवर्तन ये सही है, लेकिन दूसरा गलत है, यानी ए सही होगा और आर गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी कथन और कारण दिया दोस्तों, कथन दिया हुआ देखिएगा। कुछ कथन में कह रहा है क्या, सॉरी दोस्तों, कहता इस वर्ष हिल स्टेशन पर आने वाले पर्यटक की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। ठीक है, एक कथन के बारे में कह रहा है दोस्तों। कहता हिल स्टेशन में कई नए होटल और रिसोर्ट बनाए गए, बिल्कुल सही है। हिल स्टेशन में अगर रिसोर्ट और होटल बनाए दोस्तों, इसी के कारण जो है पर्यटक की संख्या में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी एक क्या हो गया दोस्तों, एक जो है कारण हो जाएगा। ठीक है, कथन दो क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, और इसका जो है प्रभाव हो जाएगा कथन बन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 82 की ओर, जो कि मैथ रीजनिंग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 91 की ओर आते हैं दोस्तों।
जबाई बांध परियोजना कौन सा राज्य में स्थित है? जबाई बांध परियोजना जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबाई बांध परियोजना की बात करते हैं दोस्तों तो यह राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण जो है जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह के द्वारा जो है इस बांध का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यह परियोजना लूनी नदी की सहायक नदी जबाई नदी पर अवस्थित है। अच्छा, कुछ परियोजना के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में तिलैया परियोजना। ठीक है, तिलैया परियोजना, तो यह परियोजना जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है, बराकर नदी पर, बराकर नदी पर। ठीक है, गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना, यह परियोजना जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है, चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी पर। हसदेव परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना, तो यह परियोजना जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है और हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, रंजीत सागर परियोजना, रंजीत सागर परियोजना, यह पंजाब में स्थित है दोस्तों। ठीक है, पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। तो एक बार फिर से देखते हैं, तिलैया परियोजना जो है झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। हसदेव बांगो परियोजना जो है छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी पर। रंजीत सागर परियोजना पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 92 की ओर। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में संकीर्ण नहीं है? तो राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण यानी संकीर्ण नहीं है। अच्छा, अशोक के अभिलेख की बात करते हैं दोस्तों, तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम मतलब ये जो सर्वप्रथम पढ़ने की सफलता जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेस, ठीक है, जेम्स प्रिंसेस नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, पढ़ने की सफलता सर्वप्रथम। अच्छा, मतलब यह उल्लेख जो है 4 लिपि में उल्लेखित है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपि में उत्कृष्ट किया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में उल्लेख है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में उत्कृष्ट किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें 2 अभिलेख है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। एक है मानसेहरा, ठीक है, और एक है दोस्तों सहवाजगढ़ी। तो मानसेहरा अभिलेख और एक सहवाजगढ़ी अभिलेख जो है खरोष्ठी भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है, खरोष्ठी भाषा में उत्कृष्ट किया गया है। ठीक है, अशोक के सारे कोना अभिलेख जो है ग्रीक और अरमाइक भाषा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 93 की ओर। यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत किस क्रांति से हुई? यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत जो है औद्योगिक क्रांति से हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत ब्रिटेन से हुआ है, औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम आर्नेल्ड टाइनबी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो है सूती वस्त्र से हुआ था। ठीक है, सूती वस्त्र से हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, एक है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत जो है जुलाई 1789 में हुआ था। जुलाई 1789 में उस समय शासन काल था दोस्तों लुई 16वां का जो है शासन काल था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 94। सिंचाई सुधार के लिए कौन सा कर्मनाशा नदी के निकट नहर योजना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोन नहर प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नहर प्रणाली। अच्छा, सोन नहर प्रणाली की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बिहार के सबसे पुरानी नहर परियोजना है, जिसका निर्माण जो है 1870 के दशक में हुआ था। ठीक है, सोन नदी जो है गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी है, क्वेश्चन नंबर 95। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, अच्छा, वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी तक भारत में एक बार भी प्रयोग वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ है। इस तरह से 2 आपात और है दोस्तों, जैसे में पहला होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत होता है दोस्तों। यह अब तक जो है 3 बार लग चुका है। ये 3 बार कौन कौन है दोस्तों? 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के समय। ठीक है, 1971 में लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में लगा था आंतरिक अशांति से। ठीक है, आंतरिक अशांति से जो है 1975 में लगाया गया था। एक होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। ठीक है,
राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लगाया गया था दोस्तों, अब पंजाब में जो है 1951 में लगाया गया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 96 की ओर। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अच्छा, मुंडा विद्रोह की बात करें दोस्तों तो यह 1899 से 900 में हुआ था, ठीक है, जिसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा जो है किया था, बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। एक आता है दोस्तों हूल विद्रोह, ठीक है, हूल विद्रोह जो कि 1855 से 56 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? हूल विद्रोह, हूल विद्रोह, ठीक है। 1831 और 32 में, 1831 से 32 में हुआ था कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है, 1831-32 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 97 की ओर। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बिहार के जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 98। कुछ कथन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। कथा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के लागू होने के समय से ही इसका हिस्सा था। एक गलत है दोस्तों, जिस समय लागू हुआ था संविधान उस समय जो है मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का हिस्सा नहीं था, ठीक है। इसको जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें कथन 2 कर रहा है दोस्तों कि संविधान का भाग 4(1) के अंतर्गत अनुच्छेद होगा दोस्तों, गलती लिख दिया, देख रहे हैं, अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरह केवल और केवल कथन 2 सही है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। संख्या कितना है दोस्तों? 11 है, जिसमें से जो 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, तथा एक जो मौलिक कर्तव्य है जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 99 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन निम्न सदन के अध्यक्ष के बारे में सत्य है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कथा अध्यक्ष निम्न सदन के कुल समिति का सदस्य होता है। क्या यह सही है? ये गलत है दोस्तों। अध्यक्ष निम्न सदन के अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अध्यक्ष निम्न सदन की सभी बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में सदन में उपस्थित किसी भी विधेयक के मतदान में भाग नहीं लेता, ये गलत है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। जेडमोड़ सुरंग कहाँ स्थित है? जेडमोड़ सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेडमोड़ सुरंग की बात करते हैं दोस्तों तो इसका लंबाई लगभग 6.4 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह जो है जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। इसका आकार जो है जेड आकार के है, इसीलिए जो है इसे जेडमोड़ सुरंग नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे 107 की ओर बढ़ते हैं। कथा निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 106 छूट गया है दोस्तों। कथा रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु नाभिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसका खोज जो है गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया था, गोल्ड अस्टीन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है दोस्तों, परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर को ही फर्मी भी कहते हैं, ठीक है, फर्मी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 107 की ओर। कहता है निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? बताइएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों डीडीटी जो है विस्फोटक नहीं है। यह एक जो है कीटाणुनाशक जो है पाउडर के रूप में होता है, ठीक है, जिसको कि छिड़काव से जो है कीटाणु वगैरह जो है भागता है, दूर हटता है ना, या फिर मर जाता है। अच्छा, टीएनटी, डायनामाइट और आरडीएक्स ये सभी जो है विस्फोटक है, ठीक है। टीएनटी जिसे कहते हैं ट्राई नाइट्रो ट्यूलिन कहते हैं, ठीक है, ट्राई नाइट्रो ट्यूलिन। यह एक शक्तिशाली पीला विस्फोटक है, ठीक है, यह क्या एक शक्तिशाली पीला विस्फोटक है। अगर डायनामाइट की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा,
ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। इसमें जो उपयोग होता है दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। अच्छा, आरडीएक्स भी दोस्तों एक विस्फोटक है जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है। इसको जो है साइक्लोनाइट या फिर T4 के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, एंटासिड कैसे कार्य करता है? तो एंटासिड जो है पेट में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेट में पाचन के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ये आप जानते हैं। अगर अधिक HCl का निर्माण होगा दोस्तों तो उसके लिए एंटासिड जो है दुर्बल क्षार होते हैं जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 109 की ओर। कार्डेटा संघ के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? कार्डेटा संघ के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? तो पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, ठीक है, और ग्रासनी गिल दरारें, ये सभी जो है उसके मूलभूत लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रतिजैविक मुख्य रूप से किसके खिलाफ काम करते हैं? तो प्रतिजैविक जो है मुख्य रूप से बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। बताइएगा दोस्तों, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 121 की ओर। कहता है पर्यावरण के नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो टाइलर पुरस्कार 2026 से टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया। टोबी कियर्स भारत के किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा इजराइल के साथ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123, वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया है, एतिहाद एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 124, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा प्रवीण वशिष्ठ को, ठीक है, प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था, ठीक है, और 1998 में इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 125, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 80वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिक्स 2026 की मेजबानी भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127, किस देश के महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूप से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की है। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नंबर 128, आईसीसी द्वारा आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने जीता है, ठीक है, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 129, यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा स्वाति शांता कुमार को, स्वाति शांता कुमार को जो है सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड वन बाइटर आफ्टर अनदर को मिला है, वन बाइटर आफ्टर अनदर को मिला है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 137 की ओर। पहले 136 है दोस्तों। कथक कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो विचार करना इसको है। कहता वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, ये बिल्कुल सही है। वायरस में कोशिका भित्ति होती है, गलत है। वायरस में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। वायरस के प्रजनन के लिए जीवित मेजबान की आवश्यकता होता है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता वह रक्त समूह है जिसमें क्या होता है? सार्वभौमिक में जो है एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ये गलत है दोस्तों, नहीं ये सही है दोस्तों, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल मंत्र क्या है? राइट आंसर होगा योग्यता की उत्तरजीविता। अच्छा, इनका एक पुस्तक है दोस्तों डार्विन का, जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 139 की ओर। 139 में क्या कहता है देखिएगा, कहता है एक पुष्प के जनन अंगों के संदर्भ में सही युग्म को पहचाने।
इसका सही युग्म दिया हुआ है दोस्तों, परागकोश परागकण का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। बाकी तीनों गलत है दोस्तों, जरा तीनों के बारे में जानते हैं। एक है पुंकेसर, कहता है यह मादा जनन अंग है, गलत है दोस्तों, मादा नहीं होगा, नर जनन अंग होगा, ठीक है। अंडप नर जनन अंग है जो, ये गलत है दोस्तों, मादा जनन अंग यहाँ पर होगा, ठीक है। वार्तिकाग्र, वार्तिकाग्र क्या है दोस्तों, कहता है इसमें बीज का निर्माण होता है, जो कि गलत है। यहाँ बीज का निर्माण नहीं होता है दोस्तों, परागकण को ग्रहण करता है। क्या करता है, परागकणों को ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140, कहता है टीकाकरण में के सिद्धांत के बारे में सही कथन को चुने। सही कथन को चुनना है, ठीक है। कहता है यह शरीर के रोग जनक के खिलाफ मेमोरी बी सेल्स बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो जीके का सेक्शन जो है दोस्तों अब समाप्त हो चुका है। अब आता है दोस्तों मैथ और रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग आते हैं अब मैथ और रीजनिंग की ओर, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, अगर मैथ और रीजनिंग पसंद आएगा तो बोलिएगा, तो हम कराएंगे। अगर नहीं कर मतलब अगर आप नहीं बोलिएगा दोस्तों तो अगले सेशन से हम मैथ रीजनिंग नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो जरूर बोलिएगा कैसा लगा आपको मैथ रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। कहता एक पंसारी 50 किलोग्राम चावल 40 रुपये प्रति किलो की दर से और 20 किलोग्राम चावल दूसरी किस्म का जो 55 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा है, ठीक है। और दोनों को मिलाकर जो है 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया है। तो उसमें कितना रुपया का लाभ होगा या फिर हानि होगा, यही कर रहा है। तो पहला थे दोस्तों 50 किलोग्राम चावल, 50 किलोग्राम चावल जो है 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा। दूसरा दोस्तों 20 किलोग्राम चावल जो है 55 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 50 चौका 5 चौका 20 यानी 2000 रुपया का यहाँ चावल खरीदा है। यहाँ पर कितना होगा, 55 दूना 110 मतलब 1100 रुपया का, ठीक है। ये हो रहा है। और इसको जो है मिला करके जो है, अच्छा कितना चावल हुआ दोस्तों, 50 केजी या 20 केजी, टोटल हुआ 70 केजी। तो 70 केजी चावल को जो है 48 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 48 गुने 70 कितना होता है, 48 गुना 70 कीजिएगा तो कितना होगा, 8 सत्ते 56 के 8 सत्ते 56 के 6 7 चौका 28 और 5 33, ठीक है। यानी 3360 रुपया इसको बेचने पर मिला है। अच्छा इसको ये जो कितना में खरीदा था दोस्तों, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, आप दे 3 1 0 यानी 3100 में खरीदा था दोस्तों और 3360 में बेच दिया। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ था, 3360 माइनस 3100 मतलब हो गया दोस्तों टोटल 260 रुपया का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 260 रुपया का लाभ होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 20,000 है, इसमें 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। पहली छूट 15% है और इसका अंतिम विक्रय मूल्य दिया हुआ 15,300। तो कहता है दूसरा छूट कितना मिला है, देखिएगा दोस्तों कोई बड़ा चीज नहीं है। अंकित मूल्य यानी एमपी कितना दिया हुआ है, 20,000 है, ठीक है। इसमें पहला डिस्काउंट तो दिया हुआ है 15%, तो 15% डिस्काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 15% डिस्काउंट करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 85 हो जाएगा। 100 में से 15 गया कितना हो जाएगा, 85 यानी 85% कितना हो जाएगा। तो 20,000 का 85% करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 8 दूनी 16 1 17 यानी 17,000, ठीक है। 17,000 में जो है ये पहला विक्रय मूल्य हो गया। 15% छूट देने के बाद पहला विक्रय मूल्य कितना होगा, 17,000 में। लेकिन टोटल फाइनली प्राइस बेचा है 15,300 में। कितना बेचा है, 15,300 में फाइनली बेचा है। घटाइएगा 0 0 10 में से 3 गया 7, इधर कितना बच गया दोस्तों 1 यानी 1700 का जो है दूसरा डिस्काउंट मिला है। तो 1700 यहाँ पर जो है 17,000 का 1700 कितना होगा दोस्तों, 17,000 का 10% हम जानते हैं, 1700 आप भी जानते हैं। तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ये 5 यदि किसी संख्या का 56% किसी अन्य संख्या के 5/9 भाग के बराबर हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात निकाले, कहता है दोस्तों। कहता है 5 किसी संख्या को x मान लेते हैं, तो 5 जो है किसी संख्या यानी x का जो है 56% के बराबर है। और यही संख्या यानी 5 जो है अन्य संख्या यानी 22 मानते हैं, अन्य संख्या 22 के 5/9 के बराबर है। अब बताइएगा दोस्तों, एक बार इसका वैल्यू निकालना, x का मान, ठीक है, यानी इसका निकाल लीजिएगा, x का मान जो आएगा हल कीजिएगा। एक बार जो है 5 बराबर करिएगा 22 इंटू 5/9, ठीक है। यहाँ से 22 का मान निकाल लीजिएगा। तो दोनों को जब हल कीजिएगा दोस्तों तो x और 22 का मान आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 125/126, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के मान 83 दिया हुआ है, तो इतना का मान निकाले कहता है। तो इसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं दोस्तों। आप इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो x माइनस 1/x का मान हो जाएगा दोस्तों। x माइनस, आप इसका फार्मूला भी जानते हैं, इसमें 2 जोड़िएगा, ठीक है, इसमें 2 घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 2 घटाने पर होगा 81, तो 81 का रूट कीजिएगा तो 9, यानी x माइनस 1/x का मान हो जाएगा 9, ठीक है। x माइनस 1/x का मान 9 हो गया, तो x क्यू माइनस 1/x क्यू के मान निकालना है, तो आप इसका फार्मूला जानते होंगे। तो इसको करने के लिए 9 का क्यूब करना है, 9 का क्यूब करना है, और कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 9 × 3 कीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 729 और प्लस में 27, ठीक है। ये तो ट्रिक के माध्यम से हो गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 756 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोई धनराशि ए बी सी डी के बीच 14, 7, 11, 10 के अनुपात में बांटी जानी है। सी को बी से 196 अधिक मिले हैं, तो ए को कितनी धनराशि मिली है। कहता है सी को बी से 196 मिले, यहाँ पर देखिए सी और बी यहाँ पर दिया हो दोस्तों, तो बताओ कितना अधिक मिला है, 4 अधिक मिला है। यहाँ पर दिया हुआ 196 अधिक मिला है, तो 196 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कहता है ए को कितनी धनराशि मिला है, तो ए को जो है 14 मिला है, ठीक है, तो 14 से गुना कर देंगे, तो कितना होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 8 16, ठीक है, और गुना में 7 कर दीजिएगा, तो 8 7 56, 6 वाला तो यही हो रहा है दोस्तों, 8 7 56, यूनिट कितना हो रहा है, यूनिट 6 हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आते हैं 21 की ओर आते हैं दोस्तों। तो इसको तो आप हल कीजिएगा दोस्तों, इसको जो है इसको इस तरह से मोड़ा गया है, फिर इसको इस तरह से किया गया है दोस्तों, यहाँ पर तो इसको पहले हम इसको उल्टेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, कुछ अंक दिया हुआ है, कहता है ऐसे कितने विषम अंक है जिसके प्रत्येक ठीक पहले सम अंक और बाद में भी सम अंक है, यानी विषम जो है बीच में होगा, अब आगे पीछे क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए कहाँ, इसमें जो कहाँ कहाँ होगा, कितना है, तो सम, यहाँ पर सम है दोस्तों, यहाँ भी सम है, गलत है, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए 2 गो सम है, बीच में विषम दिया हुआ है, ठीक है ना। और कहाँ है दोस्तों, आप यहाँ पर मिला सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 गो सम है, बीच में विषम दिया हुआ है, और कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी 2 गो सम है, बीच में विषम है, यानी 3 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर देखिएगा दोस्तों, 23 में क्या कहता है, ये जो इसका अनुसरण करना है और इसमें निकालना है कि कौन सा होगा, जो APES, APES, तो यहाँ पर दिया हो दोस्तों EAPS, यानी EAPS, ठीक है, यहाँ पर EAPS, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी वैसे ही किया गया दोस्तों, यानी EA है ने, तो यहाँ पर देखें तो N और R यहाँ पर है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों I और R होगा, IR देखिए यहां पर है, ठीक है, यहां पर होगा R और H होगा दोस्तों, RH यहां भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ाते हैं, इसमें का SE, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, T और R यहां पर देखिए है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 24 की ओर। 522, 488, 454, ठीक है, इसमें हल करना है दोस्तों, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 352 और 86 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 52 और 4 56 और 30 86 34 होगा, ठीक है। अगर इसको घटाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, तो इसमें भी 34 होगा दोस्तों, तो हम देख रहे हैं 34 का अंतर हो रहा है, तो 386 में 34 जोड़े कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 और 3 1 4, यानी 420 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है 3 जो है एक समान होगा और एक जो है असंगत है, इसको छांटना है, और इसमें दिया हुआ है कि स्वर और व्यंजन पर आधारित नहीं है, ठीक है, इसमें दे दिया गया है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं जे का मान 10 होता है दोस्तों, एन का मान 14, तो 10 4 14, यहाँ 2 और 4 6 हो रहा है दोस्तों, 16 4 20 हो रहा है, और यहाँ पर डी का मान 4 और 9, 4 5 9 हो रहा है, यहाँ पर +5 बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, बाकी सभी में +4 हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसको तो आप हल कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें हम क्या बताएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको तो हल करना है केवल मान धर के, है ना। 27 में देखिएगा, 27 में क्या कर रहा है,
कहता है BXO को EBR लिखते हैं, ठीक है। अच्छा BXO यहाँ पर ये देख रहे हैं दोस्तों, प्लस में 3 बढ़ रहा है, 3 में बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ लिखते हैं BXO EBR, यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस में 3 बढ़ रहा है। अच्छा 15 फिर प्लस में 3 18 बढ़ गया दोस्तों। इधर 24, इधर कितना 4 बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। 24 XYZ AB यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, तो 3 और 4 3 बढ़ रहा है, इस तरह बढ़ रहा है। तो इसमें आप मिला के देख सकते हैं कौन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 और 3 13, प्लस में 3 हो रहा है। अगला में 4 बढ़ रहा है दोस्तों, तो 19 और प्लस में 4 23 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है। और फिर A प्लस में 3, ठीक है 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा। कहता एक रेस में राजी ज्यों से पीछे है, एक रेस में जो है राजी कहता है ज्यों से पीछे है, ज्यों अनबी से पीछे है, मनु अनबी से आगे है, लेकिन बिनूथा से पीछे है, गौरी बिनूथा से आगे है। कहता उपरोक्त कथन में निष्कर्ष के रूप में निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको बैठा के देखते हैं। कहता एक रेस में राजी जो है ज्यों से पीछे है, राजी जो है ज्यों से पीछे मतलब ज्यों आगे है, ठीक है। जो कि अनबी से पीछे, जो है दोस्तों जस्ट पहले का विकल्प था, जो हो जाएगा ज्यों के लिए। तो अनबी से पीछे कौन है, ज्यों, तो अनबी हो जाएगा उन ऊपर, ठीक है। अनबी से पीछे है, अनबी से आगे कौन है, मनु है। मनु कौन है, अनबी से आगे है, तो मनु जो है अनबी से आगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिनूथा से पीछे है दोस्तों, लेकिन बिनूथा से पीछे कौन है बताइएगा, तो बिनूथा से पीछे हो जाएगा अनबी, बिनूथा से पीछे, ठीक है। बिनूथा ऊपर हो जाएगा। कहता है बिनूथा से आगे गौरी है, इससे भी आगे गौरी हो गया, सब तो आगे बढ़ रहा है। कहता उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो सत्य को छांटना है, ठीक है। तो कहता है मनु राजी से आगे है, देखो तो मनु राजी से आगे है, मनु राजी से आगे है, मनु राजी से आगे है, ये तो सही हो गया दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, यहाँ आगे नहीं दोस्तों पीछे है। कहता है मनु राजी से पीछे, पीछे नहीं होके बल्कि यहाँ पर आगे है, तो गलत हो गया ने, ठीक है। ज्यों मनु से आगे है, ज्यों जो है, ज्यों कहाँ देखे, ज्यों मनु से आगे है, गलत है, पीछे है, ये भी गलत हो गया। बिनूथा ज्यों से आगे है, बिनूथा जो है ज्यों से आगे है, तो ज्यों कहाँ है, ज्यों से आगे बिनूथा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कुछ पैटर्न दिया हुआ है दोस्तों, 29 में कह रहा है, पैटर्न को देखिएगा। कहता UOZ BLG, ठीक है, UOZ BLG और परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना ऑप्शन के अनुसार लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया हुआ दोस्तों, डी में देखते हैं कि पैटर्न सही बैठता या फिर नहीं, ठीक है। तो UOZ इसका दिया हुआ SMX, ठीक है, ये दिए है दोस्तों। अगला दिया BLG DNI, ठीक है। देखिएगा U का होता है 21, S का होता है 19, यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखो +2 हो रहा है, और यहाँ भी देखो +2 हो रहा है, तो बैठ गया दोस्तों। यहाँ पर देख क्या हो रहा है दोस्तों, B है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये +2 हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ भी देखो +2 हो रहा है, यहाँ भी देखिए +2 हो रहा है, यानी बिल्कुल पैटर्न जो है सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 30 की ओर, ठीक है। 30 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। कहता है 6 व्यक्ति UVWXF जी एक गोल मेज के परितः केंद्र के मेज में केंद्र के अभिमुख है। कहता है भी, मतलब पहला कहता है 6 व्यक्ति है दोस्तों, देखिएगा 6 व्यक्ति है, तो हम थोड़ा पैटर्न बनाते हैं 6 व्यक्ति का। 6 व्यक्ति, एक पैटर्न और लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 2 पैटर्न लिए हैं, 6 व्यक्ति लिए हैं। कहता है इसमें कहता है W के बाएं से तीसरा भी है, W यहाँ लेते हैं, इसका बाएं से तीसरा, 1 2 तीसरा भी हो गया, ठीक है। तो W के बाएं से तीसरा भी हो गया, दोनों में लिख दिए हैं। कहता U बाएं से गिनती करने पर W और U के बीच के एक व्यक्ति है, U के बाएं से गिनती करते हैं दोस्तों, अभी U का नंबर आया नहीं है, लेकिन कहता है W और U के बीच एक व्यक्ति है, W और U के बीच, ध्यान रखिएगा, W और U के बीच एक व्यक्ति है, यहाँ पर हो सकता है, या फिर W और U के बीच एक व्यक्ति है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि U के बाएं से गिनती करने पर, U के बाएं से गिनती करने पर, तो U के बाएं से गिनती करने पर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हम गलत लिखे हैं, ठीक है। तो U के बाएं से गिनती करने पर एक व्यक्ति है। आगे कह रहा है कोची, U के दाएं से गिनती पर
यू के दाएं से गिनती करना है, यानी गिनती इधर से करना है, ठीक है। तो जी और यू के बीच दो व्यक्ति है, जी और यू, तो जी कहाँ होगा दोस्तों, तो जी तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ना, तो इसके बीच जी और यू के बीच दो व्यक्ति हो जाएगा, ये यहाँ बैठेगा। अब यहाँ पर कौन बच गया देखिएगा दोस्तों, कहता जी के निकटतम पड़ोसी एक्स है, तो जी के निकटतम पड़ोसी एक्स हो जाएगा। अब तो बैठ गया दोस्तों, अब क्या बच गया, यू हो जाएगा भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर एफ बच गया, एफ हो जाएगा। अब इसको हल कर सकते हैं, कहता एक्स और एक्स के दाएं से गिनती करने पर, एक्स के दाएं से गिनती इधर से करेंगे, तो एक्स और एफ के बीच जो है कितना व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 41 की ओर, इसमें तो औसत चाल निकालना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा जो है 80 किलोमीटर प्रति 60 किलोमीटर चलता है जो पहले घंटे में, एक घंटा में 60 किलोमीटर, दूसरा घंटा में 80 किलोमीटर, तीसरा घंटा में 100 चलता है, तो तीनों कितना चला दोस्तों, तो 60 प्लस 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 240। 240 चलता है 3 घंटे में, 3 या 24 यानी 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इसको भी हल कर सकते हैं दोस्तों, हल्का है तो हल्का कारण हम छोड़ रहे हैं इसको, ऐसा बात नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। 42 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों 42 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं दोस्तों, कहता मोहन 5000 की राशि वरुण 9000 की राशि साधारण ब्याज की दर से निवेशित करता है, ठीक है। यदि 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 अधिक ब्याज मिले तो ब्याज की दर कितना हो जाएगा, तो इसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं दोस्तों, पता है मोहन 5000 की राशि है, वरुण 9000 की राशि, ठीक है, और 3 वर्ष के अंत में जो है कहता है 480 अधिक मिलता है, ठीक है, तो कहता है ब्याज का दर क्या होगा, ब्याज का दर तो समान होगा ने, अच्छा 5000 और 9000 में अंतर कितना होगा दोस्तों, 4000, ठीक है, यानी मेन हो गया दोस्तों 4000 हो गया प्रिंसिपल मेरा, 4000 का 3 वर्ष के लिए, अब रेट कितना है दोस्तों R% हो जाएगा, R बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, R बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 तिया 12 यानी 120 R बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 480 बर चौका 48 यानी कई परसेंट हो जाएगा दोस्तों 4%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 44 को देखते हैं, कहता मध्यानुपाती निकालना है दोस्तों, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों का रूट कर दो दोस्तों, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए दोस्तों अंडर रूट ए इंटू बी होता है, तो ए का मान कितना 11 प्लस में 5 रूट 2, ठीक है, इंटू 9 प्लस में 5 रूट 2। अब इसको हल करके आप हल कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 10 लड़कों का औसत वजन 70 है, 10 का 70 औसत है दोस्तों, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 70 दहे 700 हो जाएगा। कहता इसमें पाया गया कि 2 स्थान का वजन 54 किलोग्राम और 44 किलोग्राम, 54 को 44 पढ़ा गया है, कहने का मतलब जो है 10 किलोग्राम कम पढ़ा गया है, मतलब 10 किलोग्राम जुटेगा ने, कम पढ़ा गया दोस्तों। कहता एक स्थान 2 स्थान का वजन 54 के 44, 2 स्थान दोस्तों, एक स्थान नहीं कर रहा है, तो एक स्थान में 10 का अंतर हो रहा था, 2 स्थान में 20 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। कहता है और एक स्थान का वजन जो है 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम पढ़ा गया, मतलब 5 किलोग्राम ज्यादा पढ़ा गया, तो 5 किलोग्राम कम कर दीजिएगा, कितना बचा 15 किलोग्राम, ठीक है। तो कहता अब 10 लड़कों को सही वजन ज्ञात करना है, ठीक है, 10 लड़कों को सही वजन, तो इसमें जो है 15 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों 715, 715, तो 715 बटा में 10 कीजिएगा तो कितना होगा 71.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें एक चीज थोड़ा सा गलत किया गया दोस्तों, यहाँ पर 2 स्थान जो दिया गया है, लेकिन आंसर में दिया हुआ 70.5, कारण यह है दोस्तों कि 2 स्थानों की जगह पर यहाँ पर एक स्थान होगा, एक स्थान का वजन इतना होगा, एक स्थान का वजन इतना होगा, ठीक है, दूसरे स्थान का, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, तो इसको आप सुधार भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे 2 स्थान के हिसाब से 71.5 होगा, अगर यहाँ एक स्थान लेते हैं तो 70.5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कहता FA 12 का संबंध CX 20 से है, यानी FA CX आप देख रहे हैं -3 हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी देखिए -3 हो रहा है, इसमें -3 की जगह कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा, और 6 F में से 3 गया कितना हो जाएगा C हो जाएगा, यानी HC 70 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, कहता फेमिनाइन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित कीजिए और कितने अक्षर जो अपनी मूल स्थिति में बना रहेगा, तो इसमें वर्णमाला के क्रम में लिखे कर रहा है दोस्तों, तो पहले कौन सा हो जाएगा देखिएगा, पहले हो जाएगा E हो जाएगा, उसके बाद F हो जाएगा,
एफ के बाद बताइएगा दोस्तों ई एफ, उसके बाद बताइएगा आई हो जाएगा, आई के बाद हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा, है ना। आई देखिए दो जगह आई है, ठीक है, और ई भी दो जगह है दोस्तों, तो ई फिर से हो जाएगा, सॉरी दोस्तों फिर से जो करते हैं, ठीक है, इसको हम फिर से करते हैं। तो पहले तो ई हो जाएगा दोस्तों, दो गो ई है, उसके बाद एफ जो है एफ हो जाएगा, आई दो गो है तो आई हो जाएगा, वर्णमाला क्रम में चल रहे हैं। उसके बाद जो हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा, एन के बाद हो जाएगा दोस्तों पहले एम हो जाएगा दोस्तों, एम जो है एगो है, फिर एन दो गो हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है मूल स्थिति बता, देखिए यहाँ पर एन एन मूल स्थिति में है दोस्तों, और आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी देखिए आई आई यहाँ भी मूल स्थिति में है, ई यहाँ भी मूल स्थिति में, यानी टोटल जो है तीन गो जो है मूल स्थिति में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें करा दोस्तों यदि इतना में जो है प्रत्येक विषम में तीन जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में तीन जोड़ते हैं, एक में से तीन जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा, पाँच चार नौ हो जाएगा, सॉरी पाँच तीन आठ हो जाएगा दोस्तों, तीन तीन छः हो जाएगा, ठीक है। हम विषम में जोड़ रहे हैं, तीन तीन छः हो जाएगा। कहता है और प्रत्येक सम में दो घटाएं, तो दो घटाएंगे चार हो जाएगा, दो घटाएंगे दो हो जाएगा, दो घटाएंगे छः हो जाएगा, दो घटाएंगे जीरो हो जाएगा। तो बनी संख्या में कितने अंक जो है एक से अधिक बार आएंगे, कितने अंक जो है एक से अधिक बार आएंगे बताइएगा। तो एक जो है आप देख रहे हैं चार है न, एक जो है छः, ये चार और छः जो दो अंक ऐसा है जो कि एक से अधिक बार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो ब्लड रिलेशन है दोस्तों, आप इसको बना लीजिएगा, आशा करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या है दोस्तों, ये भी आकृति है, तो इसको आप देख के इसको हल कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 56 की ओर, 56 नहीं, अब आते हैं आगे, 56 है, 56 है। छप्पन देखिएगा, कहता 5 दोस्त डी एफ जी जे आर की लंबाई अलग अलग है, उसमें से कितने दोस्तों की लंबाई डी की लंबाई से अधिक है, ठीक है। अच्छा सबके लंबाई के बारे में दिया हुआ है, देखिएगा इसको हम हल करते हैं, ठीक है। कहता है जे की लंबाई जो है डी से अधिक है, जे की लंबाई डी से अधिक है, लेकिन जी की लंबाई जो है एफ से अधिक है, जी की लंबाई जो है एफ से लंबाई से अधिक है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है दोस्तों आर की लंबाई जी से, आर की लंबाई जो है जी की लंबाई से अधिक है, आर की लंबाई जो है जी की लंबाई से अधिक है, और जी की लंबाई जो है डी की लंबाई से अधिक है, ठीक है। आप देख रहे हैं क्रम में, है ना। अच्छा डी की लंबाई से जे अधिक है दोस्तों, डी की लंबाई से जे अधिक है, कहाँ होगा मालूम नहीं, लेकिन जे अधिक है, ठीक है। और जी की लंबाई जो है एफ से कम है, यानी जी से एफ कम है, एफ कहाँ होगा ये भी मालूम नहीं, इसे साइड में रखते हैं, ठीक है। कहता इन दोनों जो है एक दो के साथ एक प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जो पर्याप्त नहीं है, तो इसको ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों से पर्याप्त कैसे होगा, किससे का भी लंबाई सही से निकल रहा है, क्योंकि इसमें जो है निश्चित दिया हुआ नहीं कि जी की लंबाई जो है कम है, लेकिन किससे कम दिया हुआ नहीं है। ये जो जे की लंबाई डी से अधिक है, लेकिन कितना अधिक है ये भी नहीं दिया हुआ है, तो पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 57 की ओर। दिए गए आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन, दर्पण प्रतिबिंब निकालना, तो इसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं दोस्तों। तो सी कहाँ, सी तो सब होगा दोस्तों, सी जे देखिए, ए दो जे देखिए मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, जे ओ देखिए 5 में डिफरेंट किया दोस्तों 5 में, तो 5 कैसे हो जाएगा देखिएगा, 5 तो ये तो कैंसिल हो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये तो नीचे किया हुआ है, एक का 2 बच गया है। अब ये 4 देखिएगा, 4 जो ये तो 4 सीधा है दोस्तों, 4 उल्टा होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा ये जो देख रहे हैं दोस्तों आप, तो है ना, इसको आप हल कर सकते हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, डायरेक्शन है दोस्तों, तो आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा 59 में क्या है दोस्तों, GEAR को 5 2 3 7 3 लिखते हैं, MASK को इतना लिखते हैं, ठीक है। तो कहता है ए का कूट क्या होगा। अच्छा ए देख रहे हैं आप, यहाँ भी देख रहे हैं और ए यहाँ भी है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन ए है, तो दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, कौन सा वर्ड कॉमन मिल रहा है, तो देखिए दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी, दो कॉमन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2।
इसको आप हल कर सकते हैं। कहता सभी तेल ईंधन है, सभी तेल जो है ईंधन के अंतर्गत आता है, सभी ईंधन जो है ग्रीस के अंतर्गत आता है। ठीक है, सभी ग्रीस जो है पेट्रोल नहीं है, सभी ग्रीस जो है पेट्रोल नहीं है कह रहा है दोस्तों। अब कहता है कोई तेल पेट्रोल नहीं है, कोई तेल पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो एक तो सही हो गया। कुछ ग्रीस तेल है, कुछ ग्रीस तेल है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों कथन अनुसार सही है। 60 के बाद आते हैं दोस्तों हम लोग 71 में आते हैं। 71 में कहा दोस्तों इतना 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 जो है को सबसे बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 22 होता है। तो 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3x माइनस 14y का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करें दोस्तों। तो इसमें कुछ करना है दोस्तों, पहले आपस में सब घटा लेना है। ठीक है, मतलब इससे मतलब ये घटाना है, उसके बाद जो दोस्तों इसका ई घटा लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये इससे ये वाला है और ये वाला। ठीक है, तो तीनों को आपस में घटाना है। तो तीनों को आपस में घटाने के बाद जो है HCF निकालना है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं सभी बताए हैं 2815 माइनस में 1063। ठीक है, फिर 3451 माइनस में 2815, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 3451 माइनस में हो जाएगा 1063। इसको हल करना है दोस्तों, मतलब इसको हल करना है। तो हल करने के बाद आता है दोस्तों, हल करने के बाद क्या आ रहा है 1752। ठीक है, दूसरा आ जाएगा दोस्तों 600, हल कीजिएगा इसको तो 636 आएगा। तीसरा आएगा दोस्तों 2388। अब इन तीनों को जो है HCF निकालना है। तो HCF निकालने के बाद आएगा 12। HCF निकालने के बाद क्या आएगा 12। अब तीनों में से कोई एक को पकड़ लिए दोस्तों, जो मन करे। मान लिया कि हम इसी को पकड़ते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 636 को 12 से डिवाइड कीजिएगा। तो 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 25 60 हो जाएगा, इधर 3 अब 12 25 60 और 3। ठीक है, अच्छे 12 3 36 33 है, तो पूरा पूरी कट रहा है दोस्तों। ठीक है, ये तो पूरा पूरी जो है कट रहा है दोस्तों इससे। अच्छा, अब उल्टा थोड़ा मतलब हम बोल दिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हम, माफ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक HCF तो बाहर आ गया ना, HCF बाहर आ गया। अब इन तीनों में से कोई एक पकड़ेगा दोस्तों, सॉरी मिस्टेक कर गए हम, इन तीनों में से कोई एक पकड़ लीजिएगा। ये इसको मतलब कोई भी। तो हम जो पकड़ते हैं दोस्तों 2815 को पकड़ते हैं। तो 2815 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 12 अगुने में 234 अब प्लस में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाई का मान हो गया दोस्तों 7। बाई का मान क्या हो गया 7। तो x का मान आ गया 12। ठीक है, बाई का मान आ गया 7। अब इसको x और बाई के मान यहाँ पर रखिएगा और रख करके हल कीजिएगा। तो हल करने पर इसका आंसर आ जाएगा -62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। 900 रुपया का राशि 6% मासिक ब्याज दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए मासिक है और 12 माह के लिए। तो एक माह में 6%, तो 12 माह में कितना हो जाएगा 72%। ठीक है, तो 900 के जो है 72% निकालिएगा। तो 72% में एक ही आइए रहा है दोस्तों 648। ठीक है, बाकी तो भाई बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, 72% यहाँ पर है, देख रहे 72% इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, कहता है अब से 3 वर्ष पहले पिता का आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 30 वर्ष अधिक थी। पिता का आयु जो है पुत्र की आयु की दुगने से 30 वर्ष अधिक है। अगर 3 वर्ष पहले हम मान लेते हैं दोस्तों, माइनस में दिए हुए मतलब पहले पुत्र की आयु को अगर हम x मानते हैं दोस्तों, तो पिता का आयु कितना होगा? तो पिता का आयु हो जाएगा, कहता है दुगने से 30 वर्ष अधिक, मतलब 2x प्लस में 30 में। कहता है अब से कितने वर्ष बाद, तो अब से मतलब वर्तमान निकालना। तो वर्तमान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो वर्तमान में 3 वर्ष जोड़ देंगे। यहाँ वर्तमान में 3 वर्ष जोड़ने के लिए कितना होगा 2x प्लस में 30 3 33, यानी 2x प्लस में 33 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसको देखिए, कहता कितने अब से कितने वर्ष बाद, तो मान लेते हैं कि n वर्ष बाद, यानी x प्लस 3 और n वर्ष बाद। यहाँ भी करते हैं 2x प्लस में 33। ठीक है, और n वर्ष बाद कहता है दुगने हो जाएंगे, पुत्र की आयु का दुगना। तो पुत्र की आयु यहाँ पर है, तो पुत्र की आयु का दुगना कर दीजिएगा। तो इसमें अब हल करने पर तो 2x प्लस में 6 प्लस में 2n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x और n, यहाँ पर x है। ठीक है, बराबर में 2x प्लस में 33 प्लस में n,
2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से n का मान निकालिएगा 27 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 क्या करना है दोस्तों, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 घटाने पर 13, 20, 10 और 23 से विभाज्य हो, ठीक है। इसमें तो कुछ करना है नहीं दोस्तों, इन चारों को जो है यानी 13, 20, 10 और 23 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 5980, ठीक है। कहता 9 घटाने पर, 9 घटाने पर तो इसमें 9 जोड़ देना है, तो 5989 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए पहले एक बार। कहता यदि किसी आंकड़ा का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से अधिक है, कितना अधिक है, देखिएगा दोस्तों। कहता बहुलक जो है माध्य से, बहुलक माध्य से, ठीक है। तो माध्य को जो है, माध्य को जो है हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुलक हो जाएगा x प्लस में 12.6 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका और माइनस में 2 गुने माध्य, ठीक है। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक के मान दिया हुआ x प्लस 12.6, तो x प्लस 12.6 हो जाएगा बराबर 3 गुने माध्यिका, ठीक है। और माइनस में जो हो जाएगा माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य के मान x दिया हुआ है तो x कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो यहां से निकल जाएगा मेरा माध्यिका का मान, ठीक है। माइनस में 2x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x, तो 3x प्लस में 12.6 बराबर 3 गुने माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 कैंसिल करेंगे तो x प्लस 4.2 हो जाएगा, x प्लस 4.2 ये माध्यिका का मान हो जाएगा। तो इसमें कह रहा था दोस्तों कि बहुलक माध्यिका का कितना अधिक है, बहुलक दिया हुआ x प्लस 12, बहुलक कितना है x प्लस 12, 12.6 और माध्यिका आया है 4.2, बताइए कितना अधिक हो रहा है दोस्तों। तो 12.6 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.4, ऑप्शन नंबर बी। तो ज्यादा तो भारी नहीं था, बट ठीक क्वेश्चन था, बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं दोस्तों 82 की ओर आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चरणबद्ध तरीका एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। एक कुछ प्रतीक कूट दिया हुआ है, ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। कहता यदि पहला घटक अंतिम घटक संख्या हो, इसमें देखो पहला घटक और अंतिम घटक संख्या है, ठीक है। तो कहता इन दोनों का कूट जो है आपस में बदल जाएगा, मतलब इसका वाला यहाँ आ जाएगा कूट और इसका वाला इधर आ जाएगा। तो 7 का कूट कितना है, देखिए तो 7 का कूट हो जाएगा W, तो यहाँ 3 के मान W हो जाएगा, ठीक है। 3 का मान दिया हुआ L, तो यहाँ पर 7 के मान क्या हो जाएगा L हो जाएगा, मतलब 7 और W, तो 7 और W यहाँ पर है दोस्तों, L और W यहाँ पर है, L और W यहाँ पर, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब कहता है पहला घटक एक विषम संख्या हो, पहला घटक विषम संख्या हो, अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम सम संख्या नहीं है, तो दूसरा तो खत्म हो गया। कहता है दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग हो, क्या दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो अगर नहीं कुछ मिल रहा भाई तो सामने सामने लिख दो, यानी 2 का घटक क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 का हो जाएगा D, तो यहाँ पर D देखिए मिल गया, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ, डेल्टा घटक क्या है F है, तो यहाँ पर F हो गया। 8 दिया हुआ, 8 का घटक E दिया हुआ है तो E हो जाएगा, ठीक है। 9 का घटक दिया हुआ है T, तो यहाँ पर T हो जाएगा। @ का घटक Z दिया हुआ है तो Z हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 84 की ओर, ठीक है। 84 में देखिएगा, कहता नीचे देखिए 3 संख्याओं में 5 संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। कहता ये 3 इसमें, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन गलत दिया दोस्तों, 993 की जगह पर 995 ध्यान रखिएगा, ठीक है। या 93 नहीं होगा, 95 होगा, ठीक है। कहता है इसमें पहला अंक दिया हुआ है, इसमें पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7, ठीक है। 6, 9, 7 दिया हुआ है ने। कहता है सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या तो यही है 995, 995 का तीसरा अंक 5 हो जाएगा, तो 5। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 257 का पहला अंक 2 हो जाएगा, 2 का जोड़ कितना होगा, जोड़ 5 2 7, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या आप इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, 85 को आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कहिए हल कर देते हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है।
ठीक है। जैसे टोटल 92 लोग हैं। मंजू का था बाएं से 16वां है, बाएं से 16वां जो है मंजू है, और दाएं से जो है 9वां छोड़ दिया हुआ है निशा का दिया हुआ है। तो कहता है बीच में कितना व्यक्ति था, 16 में कितना होगा 25। अब 92 में से 25 घटा देंगे 67 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है 86। ये तो सीरियल बाई क्रम बाई है दोस्तों, देख रहे हैं। एक्स में से 3 घटाएंगे 21, यू हो जाएगा, यू में से 3 घटाएंगे आर में से 3 घटाएंगे 15, 15 में से 3 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों 12। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, एल का 12 होता है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 21 दिया हो दोस्तों, ठीक है। बी, यहाँ पर देखिए बी में से 2 घटाएंगे 22 आ जाएगा, बाई जेड ए बी 3 घट रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी देखिए 22 में से 3 घटाएंगे भी आ जाएगा, अब भी में से 3 घटाएंगे तो एस आ जाएगा, एस में से घटाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा बताइएगा, पी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो लोकेशन है दोस्तों, आप इसको हल कर सकते हैं, उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेट को सॉल्यूशन करने में बड़ा लंबा होता है दोस्तों। ये भी कुछ प्रतीक का कूट दिया हुआ है, इसका शर्त दिया हुआ, शर्त देख सकते हैं 3 गो शर्त दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पहला शर्त कहता है यदि पहला घटक प्रतीक है अंतिम घटक संख्या, आप यहाँ देखें पहला घटक प्रतीक है नहीं है, पहला घटक संख्या है, पहला घटक विषम संख्या, तो गलत हो गया ना। पहला घटक विषम संख्या अंतिम घटक सम संख्या, पहला तो विषम संख्या है दोस्तों, अंतिम घटक भी विषम है, ये गलत हो गया, ठीक है। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग है, क्या दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, केवल तीसरा पूर्ण वर्ग, दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो जो अगर नहीं कुछ मिला तो सामने सामने लिख दिया करो। तो बताओ 7 का घटक क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा पी, तो पी कहाँ है दोस्तों, पी यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। 2 का घटक क्या हो जाएगा, 2 का टी, तो टी देखिए यहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, इसको हल कर जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो बहुत ही समय लग जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। ऐसा वाला क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा, सेम टू सेम है, कोई फर्क इसमें नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बता चुके हैं सेम टू सेम क्वेश्चन। 101 में आते हैं दोस्तों। अरे परसेंटेज है, शायद आशा करते हैं इसको हल कर सकते हैं आप। के का 35%, 10 का इतना परसेंट से 20 का में तो के का मान निकालना है, ये सब हल्का है, तो इसलिए इसको हल कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी हल है, मतलब हल्का औसत निकालना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103 में आते हैं। 103 में क्या कहता है देख रहे होंगे, कहता 2 उम्मीदवार के बीच जो है 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, ठीक है। 90% वोट डाला है दोस्तों, मतलब टोटल अगर 100 वोट है, टोटल अगर 100 वोट है तो मान लीजिए x वोट मानते हैं, तो 90% मतदाता ने वोट डाला है, तो कितना हो जाएगा x इंटू 90/100, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा 9x/10 वोट डाला गया है। इधर 15 वोट जो है 15% वोट अवैध पाया गया है, तो इसमें से 15% वोट अवैध हो जाएगा, तो 9x बटा में 10, 15% अवैध मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में से 15 गया 85, तो 85/100 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है विजयी उम्मीदवार को जो 51% वोट मिले हैं। अब इसका जो है 51% आप निकाल सकते हैं, 17 × 85 बी 100, 17×53 से, यानी इतना x बटा में कितना हो जाएगा 200, ठीक है, समझ गए। ये हुआ वैध मत हो गया, और वैध मत का जो है 51% वोट जो मिला है कितना दोस्तों 51%। तो बताओ 51% वोट मिला है, तो दूसरा का वोट कितना मिला होगा दोस्तों 49%। पहला का 51 मिला है दोस्तों, दूसरा कितना मिला होगा 49%। कहता इतना वोट से जीत गया है, यहाँ पर 2 वोट से जीत रहा है, मतलब 2% से, तो इसमें इसका जो है 153 बटा 200 का 2% निकाल दे, और 2% के बराबर हो जाएगा 2142। अब यहाँ से x के मान आप निकाल लीजिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 14, इतना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। 14 का 104 का हालांकि हल्का है दोस्तों, आइए बताते हैं, ठीक है। 104 में कहता है आर्यन 17 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी अहमदाबाद पहुंचना है, टोटल टाइम दिया हुआ 17 घंटे, डिस्टेंस दिया हुआ टोटल इतना, ठीक है। कहता 5 घंटे तक जो है 29 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, 5 घंटे तक, 1 घंटा में 29 किलोमीटर, तो 5 घंटा में तो 29 × 5 = 45, यानी 145 किलोमीटर हो गया 5 घंटा में, ठीक है। अगले जो है 96 किलोमीटर जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से,
यानी टोटल चला है 96 और इसका चाल दिया हुआ 24 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 24, तो 96 चलने के लिए 24 चौका 96 मतलब 4 घंटा लगा है। तो प्लस में 4 घंटा और प्लस में 96 किलोमीटर चला है दोस्तों। टोटल हो गया 9 घंटा हो गया दोस्तों। और टोटल कितना चला है, 6 5 11 9 4 9 4 13 1 14 1 1 2, टोटल 241 चला है दोस्तों। अब टोटल चलना कितना है 889, तो 889 से इसमें घटा दीजिए, 889 से जो है घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना होता है दोस्तों 8 4, इधर कितना होता है 6 648, ठीक है 648। अब इसको डिवाइड करें 17 घंटे, 17 घंटे में 9 घंटे चल लिया है दोस्तों, 5 4 9, तो कितना बच गया है 9 8 17, तो 8 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 8 8 64 8 इकाई 8, यानी टोटल 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा इसको तो आप हल कर सकते हैं ना, इसमें तो आशा करते बताना नहीं पड़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 111 की ओर। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पीछे हम हालांकि बता चुके हैं दोस्तों। कहता आई भी 17 को इतना लिखते हैं। अच्छा आई और भी दिया हुआ, यहाँ पर एफ आर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना अंतर खा रहा है दोस्तों, माइनस में 3 हो रहा है, माइनस में 3। यहाँ भी देखिए कितना अंतर खा रहा है, बताइएगा। एफ आर है दोस्तों, एफ आर माइनस में कितना हो रहा है 18 4 22, माइनस में 4 अंतर खा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हल कर सकते हैं, 15 में से 3 गया, 15 में से यानी ओ में से इसमें घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा बताइएगा, 12 3 15, यानी एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है तो यहीं पर। ये तो डायरेक्ट जो है इसमें जो है प्लस 12 एंट्री करना है दोस्तों, प्लस 12 तो 84 12 94 12 कितना होगा दोस्तों, 94 में से 12 गया 82 12 94। इसको आप हल कर लीजिएगा, 113 का ऑप्शन नंबर सी होता है। 114 का दोस्तों हल कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें भी कुछ है नहीं दोस्तों, इसको आप हल कर लीजिएगा। क्या कहता है 8 को लिखते हैं दोस्तों, 8 को लिखते हैं 8 गुने 3, 8 गुने 3, अब माइनस में हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 18 और 60 में लिखते हैं तो 18 गुने 3, ठीक है 18 गुने में 3, ठीक है 18 54, अब प्लस में 6, यानी एक बार जो है गुने 3 माइनस 6, एक बार गुने 3 प्लस 6 कीजिएगा, ठीक है। तो गुने 3 माइनस 6, अब गुने 3 प्लस 6, अब गुने 3 माइनस 6, तो फिर गुने 3 प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्या हो जाएगा गुने 3 माइनस 6, ठीक है। तो 528 गुना में 3 और माइनस में 6 कर दीजिएगा, तो इसका हल कर कितना आ जाएगा देखिएगा, तो 1578 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप हल कर सकते हैं दोस्तों, 20 में से 1 गया 19, -1 इसको आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं दोस्तों। 17 में क्या है, इसमें भी तो कुछ ऐसा खास है नहीं दोस्तों, आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। के ओ 11 4 15 प्लस में 4 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 15 4 19 प्लस में 4 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 13 और 2 15 हो रहा है दोस्तों, इधर देखिए तो 15 ये भी अलग हो रहा है दोस्तों। 9 और 4 13 प्लस में 4 प्लस 4 सब में हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस 4 नहीं हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, इसमें भी प्लस 4 देख रहे हैं, 14 4 18 हो रहा है। अच्छा रिलेशन है दोस्तों, आशा करते हैं रिलेशन आप बना लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों देखिएगा, कहता स्टार ए द परसेंटेज का विपरीत, तो परसेंटेज आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, तो इसको जो है इसको आप क्लॉक वाइज चलिए, ठीक है। तो परसेंटेज फिर ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी है परसेंटेज से चले हम लोग दोस्तों, ठीक है। अच्छा इसमें क्या मिल रहा है देखिएगा, इसमें जो इन दोनों मिल रहा है दोस्तों डॉलर मिल रहा है, तो जो मिलेगा वही चलना है, ठीक है। जो मिलेगा वहीं से चलना है, ये चीज ध्यान रखना है, जो मिलेगा वहीं से चलना है, ठीक है। तो यहाँ डॉलर मिल रहा है, यहाँ डॉलर मिल रहा है, तो डॉलर के बाद स्टार, स्टार के बाद ये आ रहा है, तो डॉलर के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद तो परसेंटेज और ई देखिए मिल चुका है, ठीक है। आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉलर हच, हम इसको लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और एट द रेट, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, ठीक है, अब इसको लिखते हैं दोस्तों, तो इसको भी डॉलर लिखते हैं और उसके बाद परसेंटेज आ रहा है और उसके बाद एट द रेट आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज के उल्टा क्या हो रहा है, हच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या इसको हल कर सकते हैं दोस्तों 20 को? तो इसमें कुछ करना ऐसा तो है नहीं दोस्तों। देखिए डब्लू का होता है 23 कोड में, इधर आई का होता है 9, जोड़िएगा 23 और 9 कितना होता है दोस्तों, 9 3 12 32 होता है, तो 32 से गुना 2 कीजिएगा 64 होगा, ठीक है। इसी तरह 22 8 30, ठीक है, 30 दूना 60। तो इस तरह से देखिएगा असंगत इसमें कौन सा है,
इसमें देखें तो 22 एक 23 और 20 46, तो 46 86, यानी ऑप्शन नंबर ये 3 जो है असंगत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं हो रहा है दोस्तों। 21 22 21 22 23 21 22 43 हो रहा है दोस्तों, 86 ये संगत नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, मिस्टेक से कर दिए दोस्तों, सॉरी। ठीक है, इसका तो हो ही रहा है। और अच्छा इसमें देखते हैं, पहला में क्या हो रहा था, 23 हो रहा था, इधर 9, 23 9 कितना होता है दोस्तों, 23 9 23 प्लस 9 32 होता है ना, 32 दूना 64 तो हो रहा है। तो इसमें गलत कौन सा है, अच्छा इसका लास्ट तो मिलाए ही नहीं, 20 अच्छो 26, 26 का 26 दो, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4 नंबर के। हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की ओर। कौन सा कथन सत्य है, इसको तो आप हल कर लेगा, उसमें कोई बड़ा बड़ा बात थोड़े है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, कहता n प्राकृत संख्याओं का कुल योग का पता करें। Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता है दोस्तों n/2 इंटू n प्लस 1। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। कहता दी गई संख्याओं में कुछ n और कुछ विषम संख्या, ये गलत है, ऑप्शन ए रेगुलर में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक पर्याप्त है। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 70.263। 34 का देखिएगा, क्रय मूल्य से 40% अधिक दिया हुआ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी एमपी जो है, अगर एमपी को 100 मानते हैं तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी क्रय मूल्य से 40%, सीपी को 100 मानते हैं तो एमपी 140 हो जाएगा ने। तथा वस्तु को छूट देने के बाद 33% लाभ होता है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, 33% लाभ मतलब 133 हो जाएगा। तो छूट कितना मिला है, 140 इसका अंकित मूल्य है, बेचा है 133 में, 7 छूट मिला है दोस्तों। तो 7 गुने 100 बटा में 140, 7 दूनी 14 2500, यानी 5% के छूट मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना। अच्छा इसमें तो कोई ऐसा चीज है नहीं दोस्तों, ये तो कहता है वही बेमान वाला है, 1 किलोग्राम के जब इतना बाट का प्रयोग किया है तो कितना लाभ कमाया है। तो 1 किलोग्राम मतलब 1070, घटाइए कितना होगा 30 ग्राम, तो 30 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा 970। आप इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा देख सकते हैं, 9 3 27, 3.09% हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 41 की ओर। कहता कितने वर्ग है, इसमें वर्ग काउंटिंग कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें देख रहे स्टूडेंट, टीचर, इंजीनियर, पुलिस, अकाउंटेंट। स्टूडेंट तो स्टूडेंट है दोस्तों, बाकी सभी पद का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो स्टूडेंट हो जाएगा। फर्नीचर के अंतर्गत कुर्सी और मेज दोनों आ जाएगा। कुत्ता, कुत्ता के प्रजाति ही लेब्राडोर है दोस्तों, ठीक है, कुत्ता के प्रजाति ही लेब्राडोर। डॉग का, डॉग के अंदर ही आ जाएगा लेब्राडोर, कैट अलग हो जाएगा। इसको आप हल कर सकते होंगे, है ना। 45 का ये हो जाएगा। अच्छा 46 में आते हैं दोस्तों। कहता 3 अप्रैल 1996 को बुधवार था, तो कहता 7 अप्रैल, 3 से जो है 7 दाने में 4 दिन लगता है दोस्तों, तो 4 हो गया। 1996 के बाद 1997, अगर 1 वर्ष बढ़ाएंगे दोस्तों तो 1 दिन बढ़ता है, ठीक है, 2 वर्ष बढ़ाएंगे 2 दिन बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। और लीप ईयर आएगा तो 2 दिन बढ़ेगा, तो 1996 से 97 जाएगा 1 वर्ष बढ़ेगा, 97 से 98 1 वर्ष बढ़ेगा, 98 से 99 1 वर्ष बढ़ेगा, और 99 से जैसे ही 2000 जाएगा दोस्तों, 2000 क्या लीप ईयर है, मतलब 2 बढ़ेगा। अब फिर 2001 में 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 5 6 7, ये 7 से कट गया दोस्तों, और टोटल बच गया 3 दिन। तब बुधवार में 3 दिन जोड़ दो, तब बुध में 3 दिन जोड़ने पर क्या, बृहस्पति शुक्र शनिवार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शनिवार होगा ना, गलती बोले, शनिवार दोस्तों। अच्छा ठीक गलती मार दी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा 147 नंबर कहता है जो इतना को घंटा मिनट सेकंड में लिखे करता है दोस्तों, तो 7:17, 7:07, तो 7 घंटा तो हो गया। अच्छा 17 को लिखते हैं दोस्तों 17/100 करेंगे, ठीक है, 17 बटा में 100 करेंगे, ठीक है। इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो 60 से गुना करना है, तो 20 तिया 60, 20 25 100, तो कितना होगा 17 तिया 51/5। इसको डिवाइड करें कितना होगा दोस्तों, तो 10 होल 1/5, 1/5 इस सेकेंड में डिवाइड करो दोस्तों, तो 60 से फिर गुना करना है, तो 12, तो 7 घंटा 10 मिनट और 12 सेकेंड, 7 घंटा, ठीक है, 10 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
कि आप इसको तो हल कर लीजिएगा, इसमें तो कोई बड़ा बात है। 248 में ऑप्शन नंबर इसका डी हो रहा है। ठीक है, 49 में कुछ पैटर्न दिया हुआ है। अच्छा, इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 18 में से 10 गया 8 हो गया, और 18 में से 4 गया 14 हो गया। तो उसी तरह इसको हल कर 15 में से 5 में से 5, 15 में से 5 गया 10 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, आता है हल करने के लिए। कहता कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, अच्छा पहला देखते, कहता ए बड़ा है जी से, ए देखिए बड़ा है, जी यहाँ है, तो जी में देखिए इधर पहले मुंह खुला हुआ, देख रहे मुंह इधर खुला हुआ है, जबकि मुंह इधर खुला होना चाहिए, तब ना आगे बढ़ेगा। ये तो गलत हो गया। एस बड़ा है एफ से। ठीक है, एस जो है बड़ा है एफ से। एस देखिए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। देखिए एस एफ के बाद, ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ, इससे बड़ा यहाँ भी दिया हुआ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैथ रीजनिंग भी करवाएं, अगर सपोर्ट मिलेगा दोस्तों तो हम करवाएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर तो हम केवल जीके ही करवाएंगे। तो सपोर्ट कीजिएगा तो जरूर करवाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।